Hello students, welcome to CSAP IS Academy. Myself Apurvo and today's date is 4th of April. Let's start our newspaper analysis. So here you can see these are the topics that we will be discussing. So today we will be discussing 5 topics. Number 1, like destruction of forest, Kancha Gachibowli. I think many of you are aware about that news, and I am pretty sure that you all have also shared this news in your WhatsApp status. So what is that, what is the issue, and what is the current status, we will be discussing in this today's लेक्चर. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है अंडर सी केबल्स. वो भी आज द हिंदू के एक आर्टिकल में दिया गया है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस जीएस पेपर 3. कोस्टल शिपिंग बिल, इट हैज़ बीन पास्ड. Guwahati Ring Road, data and federalism. So correspondingly the GS paper and the topic that covers the news has also been listed. So आप लोग प्लीज़ रिमेंबर दैट हर एक टॉपिक को आपको पेपर के साथ और टॉपिक के साथ एसोसिएट करके पढ़ना है. तो हम जो ये एवरीडे जीएस पेपर और उसके साथ टॉपिक लिख के जो हम आपको समझा रहे हैं, वाई, बिकॉज ऐसा होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव कि जब भी हम न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़े तुरंत वो क्लिक करना चाहिए ये कौन से पेपर में है और वो कौन से पेपर के किस टॉपिक में है. तो उसका बेनिफिट क्या है, यू कैन ईजीली फाइंड आउट कि कौन सा न्यूज़ पढ़ना है या कौन सा न्यूज़ नहीं पढ़ना है. सपोज ऐसा कुछ न्यूज़ आया है जो आप किसी भी पेपर में या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेट नहीं कर पा रहे हो अपने सिलेबस का, मतलब वो न्यूज़ हमें नहीं चाहिए. ऑलराइट. सो अगर आप लोग इस साल APSC प्रीलिम्स दोगे, सो CSAP IS Academy हैज़ कंडक्टिंग एंड द बैचेस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. तो अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है, एक फास्ट ट्रैक कोर्स अगर आपको चाहिए इन कुछ दिनों में, यू कैन जस्ट टेक फ्रॉम अस, कि जहाँ पर कैप्सूल क्लासेस, रेगुलर टेस्ट सीरीज, आपको स्मार्ट बुक मतलब स्टडी मटेरियल्स भी दिया जाएगा, 10 स्टडी मटेरियल फॉर प्रीलिम्स, कंटिन्यूअस MCQs डिस्कशंस होंगे, प्रीलिम्स पॉइंटर्स दिया जाएगा आपको, करंट अफेयर्स के स्पेसिफिक सेशंस, उसके साथ सप्लीमेंट्री मैगजीन्स, और हर एक चीज़ आपको हमारे CSAP IS Academy के ऐप में मिलेगा. Alright, so you can just contact in the number and get yourself enrolled. Or if you are also interested in taking the foundation batch, our Parakram batch is there for you. If you want to enroll yourself, you can get it, जहाँ पर online offline classes होंगे, and they are the set of faculties which takes your classes. So you can see here I will also be taking your classes of Indian economy, society and social justice. So if you are interested, then you can contact us. सो द फर्स्ट न्यूज़ दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. तो ये न्यूज़ क्या है, आज के न्यूज़पेपर में ये कवर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है रिसेंटली कि जहाँ कांचा गाचीबोली फॉरेस्ट जो है, उस फॉरेस्ट एरिया में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए जो डिफॉरेस्टेशन किया गया है बहुत ही कम समय में, उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में हॉल्ट लगाने के लिए और डिफॉरेस्टेशन में हॉल्ट लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ऑर्डर दिया है. दैट इज़ द न्यूज़ इन टुडेज न्यूज़पेपर. सो दिस न्यूज़ इज़ इंपॉर्टेंट फॉर GS3 विच कवर्स अंडर द टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट. तो अगर आप रिलेवेंस देखोगे तो ये बोथ मेंस और प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है. जहाँ पर प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है अबाउट कांचा गाचीबोली की कांचा गाचीबोली कहाँ है, डिफॉरेस्टेशन और लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस विच आर डायरेक्ट कैन बी आस्क्ड अबाउट द इन द मेंस. कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट आर द सजेस्टेड मेजर्स इस टाइप के डिफॉरेस्टेशन जो होता है ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, कि अर्बनाइजेशन के वजह से जो मैसिव अर्बनाइजेशन इंडिया में देखा जा रहा है, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा जा रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में मैसिव डिफॉरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है, उसके ऊपर आप कमेंट कीजिए, उसका कुछ वे फॉरवर्ड आप सजेस्ट कीजिए. तो दिस टॉपिक बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और मुझे आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों ने भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस में रिलेटेड टू दिस कांचा बावली यू हैव शेयर्ड और नॉट, कि शायद आपने सुना होगा दैट वही द स्क्रीम ऑफ द बर्ड्स, द स्क्रीम ऑफ पीकॉक्स. तो एक जो सुन के बहुत ही एक पेनफुल आवाज़ है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसी के रिलेटेड ये न्यूज़ है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द बैकग्राउंड. कि बैकग्राउंड ये है कि हैदराबाद तेलंगाना में कांचा बावली जो एक फॉरेस्ट एरिया है, जो एक प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पर क्या हुआ, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन. क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़
ड्यू टू मैसिव अर्बनाइजेशन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ किया जाएगा। इसीलिए रात के टाइम को एट द नाइट टाइम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सो मेनी बुलडोजर्स, एक्सकेवेटर्स, they have entered the forest area and they have cleared around 100 acres of land in a very short period of time। 100 एकड़ ज़मीन इन बुलडोज़रों ने क्लियर कर दिया है। तो उसी के रिटेलिएशन में जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है या फिर लोकल रेसिडेंट्स है, वो लोग उसी जंगल एरिया में वो प्रोटेस्ट के लिए उतरे हैं। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ रेज्ड कंसर्न अबाउट द अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की अगर कांचा बावली एक प्रोटेक्टेड एरिया है, अगर वो फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ परमिट कैसे किया गया है, जो कि वो एनक्रोचिंग के अलावा और कुछ नहीं है। एनक्रोचिंग का मतलब क्या है, अगर इलीगली आप एक लैंड के ऊपर ऑक्यूपेशन करते हो, जो एक एरिया जो प्रोटेक्टेड है, इफ़ एरिया इज़ प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, बट इफ़ यू इलीगली इफ़ यू ऑक्यूपाई इट, अगर आप वहाँ रहने लगो या फिर कोई भी एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करो, उसको एनक्रोचमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो उस एनक्रोचमेंट के लिए जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है वो भी वायलेट हुए हैं, विच एक्चुअली थ्रेटन्स द एरियाज इकोलॉजिकल बैलेंस। तो यही इकोलॉजिकल बैलेंस उसी वीडियो में हमने देखा है कि जहाँ पर पिकॉक हो, बहुत सारे बर्ड हो, द हाउलिंग साउंड ऑफ द एनिमल्स, दे वर स्क्रीमिंग कि दे हैव लॉस्ट देयर होम। सोचो, अगर आपको अचानक रात को आकर आपके घर को तोड़ दिया जाए, आपको अगर आपके रास्ते में फेंक दिया जाए, तो आप कैसे रोगे, आपका फीलिंग कैसा होगा। वैसा ही कुछ कांचा गाची बावली में देखने को मिला है। ऑलराइट, तो ये होने के बाद कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, कोर्ट ने कहा है कि ये रातों रात जो 100 एकड़ ज़मीन क्लियर कर दिया गया है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अलार्मिंग। ये कुछ नॉर्मल डिफॉरेस्टेशन नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई मतलब व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि आपको इतना जल्दी क्लियर करना था लैंड। ठीक है, कोर्ट ने बोला हैवी मशीनरी वाज यूज्ड टू फ्लैटन ट्रीज एंड एक्सकेवेट लैंड, की बड़े बड़े मशीन जैसे कि ये सब बुलडोजर, एक्सकेवेटर्स, उन सब को यूज़ किया गया है कि जो पेड़ है उनको तुरंत काट के लैंड को फ्लैटन कर देने का। प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ लाइक पीकॉक, डियर, बर्ड्स, और वहाँ पर एक लेक भी है, प्रीवियसली इंडिकेटेड इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी ऑफ द एरिया। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, द एरिया दैट हैज़ बीन क्लियर्ड इट इज़ कंपेयर टू द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जितना बड़ा है, उस वैसा ही एक एरिया रातों रात क्लियर कर दिया गया है। कंपेयर द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कि जो क्षति पहुंचा है इकोलॉजी को या फिर बायोडाइवर्सिटी को, फॉरेस्ट को, वो यू कैन कंपेयर द एरिया टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि मार्च के 4 तारीख को 2025 को जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसको सरासर वायलेट किया है। तो उसी को नज़र में रखते हुए कोर्ट ने अभी कल ऑर्डर दिया था, वार्निंग दिया था कि इमीडिएटली जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रहा है उस लैंड के ऊपर, उसको तुरंत ही रोका जाए, इमीडिएटली उसमें हॉल्ट लगाया जाए। ओनली प्रोटेक्शन ऑफ रिमेनिंग ट्रीज अलाउड, कि जो बाकी के ट्री है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। फर्दर एक्टिविटी प्रोहिबिटेड, जो डैमेज हो गया है उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते, पर फर्दर डैमेज नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो घटना हुआ है उसके लिए सरासर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई है वो तेलंगाना का चीफ सेक्रेटरी है, हु इज़ अकाउंटेबल फॉर एनी वायलेशन, कि अगर फिर से ये कुछ वायलेट होगा तो यहाँ चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना अकाउंटेबल होंगे। और तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी को एक टेम्पोररी प्रिजन में रखा गया है, उसी फॉरेस्ट साइट में चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना को अरेस्ट करके प्रिजन में, अरेस्ट ना बोले या फिर टेम्पोररी प्रिजन में रखा गया है कि आप वहाँ रहिए। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है चीफ सेक्रेटरी को कि यू गिव अस द एक्सप्लेनेशन, कि आप हमें एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्या अर्जेंसी था कि रातों रात इतना मैसिव लैंड क्लियरेंस किया गया है। सो देयर मस्ट बी सम सर्टेन अर्जेंसी कि रात को आके hundreds of excavators they entered the village and cleared that whole area। ठीक है, so it's a very sensitive news which is actually really important for your examination। और ये जो न्यूज़ है ये सुप्रीम कोर्ट ने एश्योर किया गया है बाय एन ऑन ग्राउंड असेसमेंट,
कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को ऑर्डर दिया था कि आप साइट को विजिट करो और एक इंटरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करो विथ फोटोग्राफ सुप्रीम कोर्ट को एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करना है। तो उस रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि यस, इन दिस एरिया देयर वाज लार्ज स्केल ट्री फेलिंग, हैवी यूसेज ऑफ मशीनरी हुआ है और अराउंड 100 एकर्स इकोलॉजिकल लॉस उसी एरिया में हुआ है। ऑलराइट, सो ये टॉपिक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बहुत से टॉपिक पढ़ने के लिए आपका निकलेगा। एक तो है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, उसके साथ जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है आपके सिलेबस में ही है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जिसको हम EIA कहते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो लीगल इम्प्लीकेशंस है वो आपको पढ़ना है। देन अर्बन डिफॉरेस्टेशन, मैसिव अर्बनाइजेशन। तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं रिलेटेड टू अर्बन डिफॉरेस्टेशन, मैसिव अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ सच काइंड ऑफ एक्ट्स। ठीक है, सो इसी न्यूज़ से आप बहुत से ब्रांचेस निकाल सकते हो। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज अंडर सी केबल्स, which is covered under the awareness in the fields of IT, information technology, space and computers. So यहाँ पर space तो directly related नहीं है, पर IT और computers are very related under sea cables. So ये न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में है कि India is getting new cable lending system coming online gradually. Airtel's to Africa Pearl system. तो Airtel अभी एक प्रोजेक्ट में काम करना चालू किया है या फिर करेगा, जिसका नाम है टू अफ्रीका पर्ल सिस्टम, जहाँ पर मेटा ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैं आपको समझा दूँ ये टू अफ्रीका पर्ल सिस्टम क्या है, कि अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अगर देखते हो तो इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो कोस्ट लाइन है, मैराइन जो एरिया है, वहाँ पर एक सबमरीन नेटवर्क है विच कनेक्ट्स द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विथ मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ जो एक नेटवर्क सिस्टम, एक सबमरीन नेटवर्क सिस्टम कनेक्ट करता है, दिस आर अ नेटवर्क ऑफ केबल्स। उसी प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है या फिर उसी सिस्टम का नाम दिया गया है टू अफ्रीका पर्ल सिस्टम। तो अभी कोई भी कंट्री अगर उसी सिस्टम में काम करे, वो उस सिस्टम का नाम भी टू अफ्रीका पर्ल सिस्टम ही होगा। तो अभी इंडिया अगर टू अफ्रीका पर्ल सिस्टम में काम कर रहा है, दैट मीन्स कि इंडिया विल ऑल्सो बीइंग लेइंग अंडर सी केबल्स विच विल कनेक्ट इंडिया विथ रेस्ट ऑफ द रीजन। सो यहाँ पर हम जो देखेंगे या फिर आप इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम दिस न्यूज़ इज़ अबाउट फाइबर ऑप्टिक्स की। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, बैंडविड्थ क्या है, या फिर रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट, ऑल दिस थिंग्स। तो और मेंस में क्या है, डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ IT और इंडिया का रोल एंड सिग्निफिकेंस। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड। सो व्हाट आर एक्चुअली द अंडर सी केबल्स? अंडर सी केबल्स यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कि इट इज़ वेरी हैवीली पैडेड। तो ये वाला देखिए आप, ये वाला एक केबल है। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा ऑब्वियसली जूम्ड इन है या फिर एक मोटा सा ही होगा, विच इज़ हैवीली पैडेड। मतलब ये ब्लैक वाला जो आप कवरिंग देख रहे हो, दैट इज़ अ हैवी पैड। क्योंकि अगर हम सी बेड को देखें तो सी बेड में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, राइट? अंडर वाटर प्रेशर इज़ वेरी हाई। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हैवी पैडेड केबल है, जिसके अंदर यहाँ पर स्ट्रैंड्स है। तो शायद आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि दिस आर द ऑप्टिकल फाइबर, जो जहाँ से ये क्या होता है, नेटवर्क सिग्नल्स ट्रांसमिट होता है। सो आज के डेट में हम जो भी डिवाइसेस, इंटरनेट जो यूज़ कर रहे हैं ना, दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक या फिर ऑप्टिकल फाइबर स्ट्रैंड्स। ऑलराइट, सो देखिए यहाँ पर अंडर सी केबल्स आर द मेन कनेक्टर्स ऑफ ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क्स, जस्ट अ फ्यू इंचेस थिक बट हैवीली पैडेड। ज़्यादा थिक नहीं है पर वो बहुत हैवीली पैडेड है। दे विथस्टैंड द हार्श ओशियन फ्लोर इनसाइड ऑप्टिक फाइबर स्ट्रैंड। इसके अंदर ऑप्टिक फाइबर स्ट्रैंड्स है, लाइक दोज इन टेलीकॉम टावर। टेलीकॉम के जो बड़े बड़े टावर है, तो टावर से जो ये सिग्नल्स जाते हैं, तो वो भी सेम ही टेक्नोलॉजी है, सेम ही वो केबल है, जस्ट वो सी के नीचे है।
क्यों सी के नीचे है तो टावर ही लगाना चाहिए, बिकॉज बट टावर लगाने में बहुत से ड्रॉबैक्स है, क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर होगा, एक कॉन्टिनेंट से और एक कॉन्टिनेंट बीच में क्या आ जाता है सी, तो सी में टावर कंस्ट्रक्शन इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग, तो इससे अच्छा कि सी बेड में ही हम केबल को ट्रांसफ़र कर दें। ऑलराइट, तो ये हो गया द मीनिंग ऑफ अंडर सी केबल्स या फिर फाइबर ऑप्टिक स्ट्रैंड्स। क्या इंडिया में एनफ अंडर सी केबल है? तो इंडिया में अभी तक 2 मेन अंडर सी केबल लैंडिंग हब है सबसे ज़्यादा, एक है मुंबई में और एक है चेन्नई में, जहां पर 95% ऑफ द सब सी केबल, मतलब समुंदर के अंदर वो सबसे ज़्यादा वर्सोवा मुंबई में बिछा हुआ है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, फिल्म्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अराउंड 95% ऑफ सब सी केबल्स लैंड इन अ स्मॉल 6 किलोमीटर एरिया इन वर्सोवा मुंबई। सो दिस इज़ द स्टेटस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सी, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, जो ये आर्टिकल द हिंदू में आया है वहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट आर सम रिस्क सराउंडिंग अंडर सी केबल्स डिप्लॉयमेंट इन इंडिया, कि इंडिया में अगर अंडर सी केबल डिप्लॉय किया जाए तो क्या रिस्क हो सकता है। उसके साथ व्हाट कैन बी डन टू बॉल्स्टर इंडिया सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अगर आप देखने के लिए जाओ, ये तो हिंदू में आर्टिकल में है, तो क्या ये मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है? कैन इट बी अ क्वेश्चन फॉर मेंस? एब्सोल्युटली यस, इट इज़ अ वेरी प्रोस्पेक्टफुल क्वेश्चन इन द मेंस कि व्हाट आर सम रिस्क सराउंडिंग अंडर सी केबल्स डेवलपमेंट इन इंडिया, सीधा क्वेश्चन। तो वही हम अभी डिस्कस करेंगे। तो रिस्क क्या है, तो देखिए लेट्स अटेम्प्ट द फर्स्ट वन, कि अगर पॉइंट नंबर 1 आप देखते हो कि इंडिया में केबल तो है, सब सी अंडर सी केबल तो है, पर बहुत ही कम केबल लैंडिंग साइट है। तो इंडिया में पहले देख ले हम, देयर आर फ्यू केबल लैंडिंग साइट्स, जहाँ पर 2 साइट हमने बोली थी, एक है चेन्नई और एक है मुंबई। मुंबई में सबसे ज़्यादा 95% वर्सोवा में। उसके साथ जो और एक रिस्क है, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज डिस्रप्शन इन द रेड सी। डिस्रप्शन इन द रेड सी। तो अगर मैं इसको जूम इन करूं, सो यू कैन सी दिस इज द रेड सी, राइट। ये है आपका रेड सी, और ये जो स्ट्रेट है ये है बब अल मंडब स्ट्रेट। बब अल मंडब स्ट्रेट, इट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट अप टू इंडियाज 25% इंटरनेट। तो इंडिया में जो 25% इंटरनेट ट्रांसमिट होता है उसमें ये इफेक्ट कर सकता है। कैसे? जैसे कि बाई द केबल कट इन द रीजन, कि इस रीजन में अगर केबल कट हो जाए, जो कि 2024 में यहाँ पर केबल कट हुआ था ड्यू टू द हाउथी रिबल स्ट्राइक्स। हाउथी रेबल strike. Who are the Houthi rebels? Houthi rebels actually they belong to the Yemen, and their aim is to govern all the Yemen and support external movement. ये यूएस के खिलाफ है, ये इज़राइल के खिलाफ है, ये सऊदी अरेबिया के खिलाफ है, उन सबको वो गवर्न करना चाहता है। दैट वाज अ स्ट्राइक दैट वाज डन इन 2024 बाय द हाउथी रिबल। सो हाउथी रिबल कभी भी अगर कोई एक टॉपिक में हम अलग से समझेंगे, अभी हम इस टॉपिक में ही स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो इसी रेबल स्ट्राइक में 2024 को केबल कट कर दिया गया था। तो उसी केबल कट के कारण इंडिया में 25% केबल लॉस, इंटरनेट लॉस हो सकता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ऑल्दो द एक्सेस कैपेसिटी इन अदर नेटवर्क्स हैज मिटिगेटेड इम्पैक्टेड सो फार, बट लार्ज स्केल डैमेज जो सीवियरली सर्विस को डिसरप्ट कर सकता है। फाइन, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेट्स सी उसको हम कैसे आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करने से पहले अगर मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर ये पूछा जाए कि इंडिया में लैंडिंग साइट ज़्यादा है या फिर सिंगापुर में ज़्यादा लैंडिंग साइट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, इस जगह पर सबसे ज़्यादा अंडर सी केबल के लैंडिंग साइट है। तो इंडिया में जो भी इंटरनेट ट्रांसमिट होता है तो अलग अलग जगह से होता है, यहाँ से भी होता है और यहाँ से भी होता है। तो हमने अभी भी डिस्कस किया कि यहाँ पर अगर कट हो जाए तो 25% सर्विस डिस्टर्ब होगा या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी डन टू बॉल्स्टर इंडिया सबसी केबल। तो क्या किया जा सकता है?
ऑलराइट, तो यहाँ पर देखा जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इफ आई टॉक अबाउट द रेगुलेटरी हर्डल्स, तो ऐसा तो नहीं है ना कि चलो केबल बना दिया है समंदर के अंदर जाके उसको बिछा देते, नहीं, यहाँ पर रेगुलेटरी हर्डल्स है। तो अभी तो इट इज़ नॉट ओनली द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इट इज़ जनरली डन बाय द प्राइवेट कॉरपोरेट्स। तो आज के डेट में आप गवर्नमेंट सर्विस से ज़्यादा प्राइवेट इंटरनेट सर्विस ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, एयरटेल हो, देन जियो हो और अदर सर्विसेज, मेटा, आप मेटा यूज़ करो, तो दे आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ टास्क। सो तो ये देखा गया है कि रेगुलेटरी हर्डल में कंपनीज को अराउंड 50 परमिशन लेना होता है। दे नीड टू टेक ओवर 50 परमिशन टू लैंड अ सिंगल केबल। अगर एक सिंगल केबल कहाँ पर भी कहीं पर भी बिछाना है तो उनको 50 से ज़्यादा परमिशन लेना होगा। इंडिया के केस में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से परमिशन लेना है, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेना है, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेना है, फिशरीज़ डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली अगर आप ओशियन में केबल बिछाओगे तो वहाँ पर आपको फिशरीज़ डिपार्टमेंट या फिर लोकल बॉडीज से भी परमिशन लेना होगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है। तो अगर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है तो उन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करना होगा। सो इसी हर्डल ब्यूरोक्रेटिक डिले की वजह से इट बिकम्स दिस अंडर सी केबल लाइंग, इट बिकम्स अ वेरी टीडियस टास्क। सो ये दीज आर द पॉइंट्स आपको नोट करना चाहिए फॉर योर मेन्स। उसके साथ क्या फिजिकल डैमेज का भी खतरा है। अगर आप ओशियन फ्लोर में जा रहे हो, सी बेड में जा रहे हो, तो अगर केबल बिछा रहे हो तो देयर इज़ अ वेरी चांस ऑफ फिजिकल डैमेज, ऑल्सो सिक्योरिटी, बिकॉज द फिशिंग ट्रॉलर्स फ्रीक्वेंटली डैमेज द केबल्स। तो जो भी जानवर है या फिर मछलियाँ हैं वो केबल को क्षति पहुंचाते हैं। तो उसके साथ और एक जो चैलेंज है वो क्या है कि कोई भी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी नहीं है, कि ऐसा नहीं कि चलो तार ऊपर ख़राब हुआ है, मैकेनिक जाएगा, सपोर्ट स्टाफ जाएंगे और केबल को रिपेयर कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। पानी के अंदर अगर केबल बिछा हुआ है, अगर वहाँ पर डैमेज किया है किसी ने, तो वो रिपेयर करना आसान नहीं है। ऑलराइट, तो उसी की वजह से इंडिया विल अगेन रिलाई ऑन फॉरेन रिपेयर वेसल। इंडिया के पास वो रिपेयर वेसल अभी तक नहीं है। इंडिया को अगर रिपेयर करना है तो फॉरेन कंट्री से मदद लेना होगा कि भाई आके हमारा केबल रिपेयर कर दो। सो दीज आर सम चैलेंजेस। अगर उन सब को मिटिगेट किया जाए तो इंडिया भी अपने सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉल्स्टर कर सकता है। सो नेक्स्ट इज योर कोस्टल शिपिंग बिल। तो कोस्टल शिपिंग बिल, ये न्यूज़ में क्या है, ये 2024 मतलब आज के न्यूज़ में ये आया है कि कोस्टल शिपिंग बिल ये लोकसभा में पास हुआ है, विच क्रिएट्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर कोस्टल ट्रेड एंड इवन as the maritime sector aims to provide an economical, reliable and sustainable mode of transportation, allowing the decongestion of the road and rail network. This is the news which will come under GS3. There is a typo, ये होगा GS3 under mobilization of resources, so which is again significant for prelims as well as mains. तो ये कोस्टल शिपिंग बिल क्या है ये देखने से पहले लेट्स सी इंडिया में जो कोस्टल ट्रेड है व्हाट इज इट ऑल अबाउट। कि इंडिया में अगर हम कोस्टल ट्रेड देखें तो वो कोस्टल ट्रेड इंडिया का एक्चुअली लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। याद रखिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में वो रिडक्शन लाता है। जनरली ये करेंटली 13 से 14% ऑफ जीडीपी लगता है कंपेयर टू 8 to 9% इन डेवलप्ड कंट्री। तो इंडिया में 13 to 14% ऑफ जीडीपी इज़ द लॉजिस्टिक कॉस्ट। बाकी डेवलप कंट्री में देखा जाए तो 8.9% है। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पर आप 3 सेक्टर देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है थ्रू कोस्टल मीन्स, थ्रू मराइन, जैसे कि कोल एंड आयरन ओर फॉर पावर और स्टील इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सीमेंट, फर्टिलाइजर और फूड ग्रेन। याद रखिए, कोल, आयरन ओर, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम और सीमेंट, फर्टिलाइज़र और फूड ग्रेन का सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक किया जाता है इंडिया से। और ये कोस्टल ट्रेड कहाँ मदद करता है, वो नेशनल हाईवे
या फिर रेलवे नेटवर्क में प्रेशर कम करता है। तो मतलब जो कंजेशन है इन द रोडवेज और रेलवेज उसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। दैट्स वाई कोस्टल ट्रेड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर अगर मेंस का हम एक क्वेश्चन बनाए कि राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ कोस्टल ट्रेड इन इंडिया, राइट डाउन और कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस और नेसेसिटी ऑफ कोस्टल ट्रेड इन इंडिया। तो आपको लिखना है कि कोस्टल ट्रेड क्यों इम्पोर्टेंट है, सिंपल। तो इसी कोस्टल ट्रेड को इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि द सागर माला प्रोग्राम। इसके अंडर क्या है, जैसे कि इंडिया के जो पोर्ट्स है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, मॉडर्नाइज पोर्ट्स, कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए जाएंगे और पोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा। और ये सागरमाला प्रोजेक्ट से ये एस्टिमेट किया गया है विच विल एक्चुअली रिड्यूस द कॉस्ट बाय 20%। अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए सागरमाला प्रोग्राम जो कि अभी भी चल रहा है, तो दैट विल रिड्यूस लॉजिस्टिक या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय 20%। अलॉन्ग विद दैट इट विल क्रिएट 10 मिलियन न्यू जॉब्स। ओके, नेक्स्ट इज PLI स्कीम फॉर शिप बिल्डिंग। PLI स्कीम, PLI का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सिर्फ शिप बिल्डिंग में नहीं, आज के डेट में PLI स्कीम डिफरेंट अदर सेक्टर्स में दिया जा रहा है। ऑटोमोबाइल बोलो, इथानॉल ब्लेंडिंग बोलो, EVs बोलो, वहाँ पर PLI स्कीम के अंडर मैन्युफैक्चरर्स को लिया जाए। तो व्हाट इज़ दिस PLI स्कीम? मतलब इट इज़ टू इंसेंटिवाइज दोज प्रोड्यूसर्स हु विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन करेंगे, जिनका ऑब्जेक्टिव होगा कि हर साल हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इंसेंटिवाइज, मे बी वो कैश इंसेंटिव्स दे सकते हैं, वो टैक्स ब्रेक्स एज ए इंसेंटिव्स दे सकते हैं, सब्सिडाइज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में ब्रेक्स देंगे, ढेर सारे इंसेंटिव्स उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, मैन्युफैक्चरर को दिया जाएगा फॉर डिफरेंट पर्पस। तो वैसे शिप बिल्डिंग कि जहाज हो, कार्गो हो, वेसल हो, वो बनाने का अलग से कंपनी है ना, तो वो कंपनी को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आप जितना ज़्यादा बनाओगे, अच्छा बनाओगे, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज करेगा। एंड द नेक्स्ट स्कीम इज पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स मतलब क्या है? फ्रेट कॉरिडोर मतलब इट विल बी अ वाटरवे, और इट विल बी अ फ्रेट कॉरिडोर इज़ नॉट ओनली इन वाटरवे, रेलवे में भी है DFCs। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब है इट इज़ द रूट, फ्रेट कॉरिडोर इट इज़ द रूट जहाँ पर फ्रेट मूवमेंट होगा। फ्रेट मूवमेंट मतलब क्या है? फ्रेट जैसे कि रेलवेज के क्षेत्र में हम बोल सकते हैं कि मालगाड़ी जो हम कहते हैं ना, जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, दैट इज़ द फ्रेट। तो वैसे ही वाटरवेज में भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, दैट इज़ फ्रेट। तो एक रूट जो कि डेडिकेटेडली दिया जाएगा फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, वट एवर गुड्स, फूड हो, फर्टिलाइजर हो, सीमेंट हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, हैवी गुड हो, लाइट गुड हो, हर एक गुड्स उसी रूट से मूव करेगा। तो उस प्रोजेक्ट को बोला गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो जहाँ पर रेलवेज के साथ साथ वाटरवेज को भी डेवलप किया जाएगा। तो उसी के रिलेटेड ये कोस्टल शिपिंग बिल है। तो व्हाट विल दिस कोस्टल शिपिंग बिल विल डू? इट विल बूस्ट द कोस्टल शिपिंग। अगर कोस्टल शिपिंग बूस्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होगा, तो दैट विल रिड्यूस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नहीं तो अगर आप रेलवेज से भी भेज रहे हो, रोडवेज से भी भेज रहे हो, हाँ रोडवेज और रेलवेज वो टाइम कम लेता है, फिर भी वो कंजस्ट कर देता कि मैंने भी सामान भेजा है रास्ते से, आपने भी भेजा है, और 100,000 कंपनीज ने अपना माल भेजा है। तो जैसे कि अगर ये असम में, नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द चिकन नेक कॉरिडोर, क्योंकि वो इतना छोटा सा एक रीजन है कि ये एक रीजन है कि यहाँ से ज़्यादा मूवमेंट ऑफ गुड्स हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी जगह पर या फिर और बहुत से जगह पर वो स्ट्रेस कम करने के लिए वाटरवेज का इस्तेमाल करेंगे। तो विच विल मेक द मूवमेंट ऑफ गुड्स वेरी ईजी, विच विल अगेन फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्रमोशन ऑफ ग्रीन ट्रांसपोर्ट, अगर आप कंपेयर करो रोडवेज गाड़ी या फिर ट्रेन से, बहुत ही कम फ्यूल यूज़ होता है इन शिप्स।
in vessels, so that will also promote green transport. Enhanced role of Indian vessels, तो ये यहाँ पर देखिए शिप बिल्डिंग के बारे में हमने अगर हम बात करते तो that will give an impetus to the investors, to the industrialist कि भाई इंडिया अपना भी वेसल बनाएगा. So enhanced role of Indian vessels. Support for domestic cargo movement. Domestic कार्गो मूवमेंट मतलब इंडिया का जो अपना इंडिजनाइजेशन ऑफ कार्गो है उसमें बढ़ोतरी आएगा. इंटीग्रेशन विथ इनलैंड वाटरवेज, मतलब जो अभी तो जो हम कोस्टल शिपिंग के बारे में बोल रहे हैं, हम समंदर के बारे में बोल रहे हैं, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, इंडियन ओशन, वो सब हम बोल रहे हैं. बट इट विल ऑल्सो इंटीग्रेट द इनलैंड वाटरवेज कि अगर एक पोर्ट में आए तो वहाँ से अगर कैरी करना है कि मानिए कि हल्दिया पोर्ट में कोई गुड्स अनलोड हुआ है, बाहर से कोई गुड्स आया है तो उसको भेजा जाएगा इधर ट्रेन या फिर रोडवेज से. अगर वो ना करके अगर थ्रू द गंगा रिवर, वो क्या होगा, एक इनलैंड वाटरवे है, तो उसी गंगा रिवर के थ्रू अगर गुड्स को पहुंचाया जाए इन असम पांडू पोर्ट में, जो उसका जो रिजुविनेशन हो रहा है बहुत सालों बाद, पांडू पोर्ट में अगर पहुंचाया जाए तो दैट विल इंटीग्रेट द इनलैंड वाटरवेज and eventually it will give employment and scope for skill development. All right, so again it becomes a very very important topic for your examination. Next is Guwahati Ring Road. देखिए गुवाहाटी रिंग रोड जो है ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट मैं नहीं मानता, बिकॉज इसका डायरेक्टली क्वेश्चन रिंग रोड, गुवाहाटी रिंग रोड के बारे में लिखिए ऐसा तो कुछ नहीं आएगा एज पर मी, पर ये इसको आप एज एन एग्जाम्पल किसी एक आंसर में लिख सकते हो. इसीलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है कि यू कैन इंक्लूड इट एज एन एग्जाम्पल ऑफ असम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इसको मैं GS3 में भी रख सकता हूँ, कोई बात नहीं है, बट जैसे कि असम रिलेटेड है तो असम इंफ्रास्ट्रक्चर असम पेपर में भी आ सकता है, GS3 में भी आ सकता है. ठीक है, तो अगर GS3 बोलो तो इट विल बी ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, GS5 बोलो तो ये असम इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा. तो कहीं पर भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, कोई बात नहीं, आप एक बार पढ़ोगे दोनों पेपर में आप लिख सकते हो. तो न्यूज़ क्या है कि द स्टेट ओन्ड NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट विल डेवलप अ 121 किलोमीटर गुवाहाटी रिंग रोड ऑन बिल्ट ऑपरेट टोल मोड या फिर टोल मॉडल. तो गुवाहाटी रिंग रोड क्या है पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद बिल्ट ऑपरेट टोल मोड क्या है वो हम देखेंगे. देखिए यहाँ पर कुछ हाईलाइट है, जैसे कि जो रिंग रोड होगा उसका लेंथ होगा 121 किलोमीटर, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे. टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इट विल इनकर 5729 करोड़, और अगर स्टेट का कंट्रीब्यूशन भी अगर हम देखते हैं तो कुल मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 7000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा. और कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा ये 4 साल, ये 4 साल लगेगा कंस्ट्रक्ट होने के लिए. और यहाँ पर 3 मेजर सेक्शन है, देयर आर 3 मेजर सेक्शन. जैसे कि पहला वाला एक 56 किलोमीटर 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नॉर्दर्न गुवाहाटी बाईपास. ठीक है, गुवाहाटी से नॉर्दर्न बाईपास में एक 4 लेन एक्सेस किया जाएगा जो कि जिसका लेंथ होगा 56 किलोमीटर. उसके बाद सेकंड 8 किलोमीटर एक NH27 से एक बाईपास निकलेगा जो कि 4 लेन से 6 लेन का होगा. और 58 किलोमीटर फिर से NH27 बाईपास में इम्प्रूवमेंट किया जाएगा. इट इज़ अबाउट द गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट. तो ये क्यों करना है? ये करना है बिकॉज टू डिक्रीज द कंजेशन ऑफ गुवाहाटी. अगर बाहर से मतलब स्पेशली फ्रॉम वेस्ट बंगाल या फिर बिहार से अगर लोगों को मान लो कि कहीं जाना है टू सिलीगुड़ी, सिलचर, शिलोंग, जोरहाट, तेजपुर या फिर नागालैंड, त्रिपुरा, वहाँ अगर उनको जाना है तो गुवाहाटी होके जाना होता है, उनको गुवाहाटी के अंदर आना ही होगा. तो ये रिंग रोड को डेवलप करने का जो आशय है इट इज़ कि गुवाहाटी में आकर अगर आपको गुवाहाटी में कोई काम नहीं है पर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यू कैन जस्ट गो टू दैट प्लेस विदाउट एंटरिंग टू द गुवाहाटी सिटी विच विल लीड टू द डीकंजेशन. तो गुवाहाटी में जो ट्रैफिक जाम है बहुत प्रॉब्लम है. अगर आप लोग गुवाहाटी से हो, अगर आप गुवाहाटी में रह रहे हो तो आपको पता होगा द लेवल ऑफ ट्रैफिक जैम दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन गुवाहाटी. अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जाम से जाना होगा. तो उसी में रिलीफ देने के लिए ये प्रोजेक्ट किया जाएगा कि अगर आपको जाना है बाहर नागालैंड, त्रिपुरा जाना है, बिहार, वेस्ट बंगाल से आ रहे हो तो आप बाहर जा सकते हो. विच विल इम्प्रूव द
एक्सेस अमंग मेजर टाउन्स सिलीगुड़ी, सिलचर, शिलोंग, जोरहाट, तेजपुर, जोगीघोपा और बरपेटा। तो डायरेक्टली विदाउट एंटरिंग इनटू गुवाहाटी टाउन, गुवाहाटी सिटी, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। यही है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव। ऑलराइट, तो जो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे वो है बिल्ट ऑपरेट टोल, BOT मॉडल। ये BOT मॉडल क्या है? ये BOT मॉडल है, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट मॉडल। ये एक इन्वेस्टमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल कह सकते हो कि इट इज़ अ मॉडल अंडर PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बिल्ट ऑपरेट टोल या फिर बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं। तो मतलब कि एक प्राइवेट कंपनी वो जो रिंग रोड है उस रिंग रोड को वो बना के देगा और गवर्नमेंट उसको टोल राइट। तो अगर ये रिंग रोड है, अगर ये जो मैंने गोल चक्कर बनाया है, अगर ये रिंग रोड है तो मान लो कि यहाँ पर कुछ कुछ जगह होगा जहाँ पर टोल होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो टोल राइट्स है वो टोल राइट एक करेंट पीरियड के लिए प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट और वो टेन्योर ख़त्म होने के बाद वो टोल राइट फिर से गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो प्राइवेट कंपनी का क्या फ़ायदा होगा कि जितने साल के लिए वो टोल दिया गया है प्राइवेट कंपनी को, तो वहाँ से जितने भी गाड़ी गुजरेंगे वहाँ का कलेक्शन उस प्राइवेट कंपनी को मिलेगा और प्राइवेट कंपनी क्या करेगा, उस रोड को प्राइवेट कंपनी बनाकर देगा और इनिशियल कुछ इन्वेस्टमेंट, एक लमसम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी अपने साइड से करेगा और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जो टोल है वो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच शेयर हो। दैट मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज BOT मॉडल। और अगर ये पीरियड को देखने के लिए जाओ, यहाँ पर गुवाहाटी रिंग रोड का पीरियड होगा BOT टोल का 30 साल। तो मतलब 30 साल के लिए वो प्राइवेट कंपनी का राइट रहेगा उस रिंग रोड के ऊपर। होप दिस इज क्लियर। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज डेटा एंड फेडरलिज्म। तो ये क्या रिलेटेड है, पहले हम देख लेते हैं फेडरलिज्म मतलब क्या है। फेडरलिज्म का मतलब है, फेडरलिज्म इट इज़ एन आइडियोलॉजी ऑफ अ स्टेट, इट इज़ एन आइडियोलॉजी ऑफ अ स्टेट विच बिलीव्स इन कि जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो सेंटर और स्टेट के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। व्हेन द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, द एक्टिविटीज, द राइट ऑफ डिसीशंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दैट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज नोन एज फेडरलिज्म। और इसी फेडरलिज्म से आता है फेडरल स्ट्रक्चर, कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है बिकॉज देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर्स है। दैट लीड्स टू इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर जो एक आर्टिकल है वो द हिंदू में आया है, डेटा एंड फेडरलिज्म। इस आर्टिकल में कहा गया है कि कैसे कि पब्लिकेशन ऑफ डेटा, जो कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नीति आयोग, यहाँ पर हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे कि जैसे कि नीति आयोग कुछ डेटा निकालता है फॉर द स्टेट्स एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो डेटा पब्लिकेशन से फेडरलिज्म कैसे स्ट्रांग होगा। ऑलराइट, तो जो न्यूज़ है यहाँ पर देखिए, नीति आयोग और उसके साथ साथ NCAER मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म को, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये दो ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये इन दोनों ने मिलके इट लॉन्च्ड अ स्टेट इकोनॉमिक फोरम। ऑलराइट, सो दिस इज नीति NCAR जो फोरम है, इट इज़ अ पोर्टल एग्रीगेटिंग स्टेट वाइज इकोनॉमिक सोशल डेटा। तो इस वेब पोर्टल में जो स्टेट वाइज डेटा है आप विजिट कर सकते हो। अगर ये चाहिए नहीं, फिर भी आपके इंटरेस्ट के लिए अगर आपको वो पोर्टल विजिट करना है, यू कैन गो एंड विजिट दैट पोर्टल। वहाँ पर आपको स्टेट रिलेटेड, इंडियन स्टेट्स रिलेटेड डेटा मिलेंगे ओपन। मतलब आप अगर असम से बिलोंग करके अगर आपको बिहार का डेटा देखना है, यू कैन एक्सेस इट। तो इट लीड्स टू अ बेटर फेडरलिज्म। तो ये क्या कहा गया कि अगर जो ये डेटा है, ये डेटा अगर रिलायबल डेटा है, दैट इट कैन लीड द डायलॉग बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। तो इट कैन लीड टू अ बेटर डायलॉग बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। जैसे कि डेटा अगर बोले तो क्या डेटा,
जैसे टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, हर एक स्टेट का टैक्स रेवेन्यू कितना है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है। टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो है टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट अदर देन टैक्सेस, जैसे फाइन हो, पेनल्टी हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, वो अगर गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है तो वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। वो एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि हर एक स्टेट का अपना अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसे कि इंडिया का अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो वैसे हर एक स्टेट का अपना ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स में आपको मिलेगा। स्कूल ड्रॉप आउट रेट हर एक स्टेट का कितना ड्रॉप आउट रेट है, ज़्यादा है कम है। लिटरेसी लेवल क्या है हर एक स्टेट का, वो एक ही पोर्टल में आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आरबीआई के भी कुछ डेटा वहाँ पब्लिश होंगे। द स्टेट का जो फिनांस है, हर एक स्टेट का जो स्टेट एक्सचेकर का जो फिनांसेस है वो आरबीआई एक कंपैरेटिव स्टडी दे सकता है। आरबीआई विल गिव अ कंपैरेटिव स्टडी देयर। सो तो ये होने से क्या होगा, तो यहाँ पर आप इम्प्लीकेशंस दे सकते हो कि अगर हर एक डेटा अवेलेबल है तो फेडरलिज्म में क्या है। फेडरलिज्म इट डज नॉट बिलीव इन अपना ग्रोथ, इट बिलीव्स इन अपना ग्रोथ साथ में मिलके सबका ग्रोथ। फेडरलिज्म कैन ऑल्सो लीड टू इंक्लूसिव ग्रोथ, तो वही है फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द फिनांस कमीशन, अगर हम फिनांस कमीशन के बारे में बात करें, जैसे कि अभी गठन हुआ है आपका द 16th फिनांस कमीशन विच विल बी गिविंग इट्स रिपोर्ट इन 2026। तो फिनांस कमीशन का काम क्या है, इसका काम है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स, कि सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस जितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना टैक्स मिलता है उस टैक्स से एक सर्टेन परसेंटेज इंडियन स्टेट्स के बीच डिवाइड करके देना होगा, डिफरेंट स्टेट के बीच। कौन से स्टेट को कितना देना है, किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है, किस डायमेंशन में किसको ज़्यादा देना है, तो वो सब डिटर्मिनेशन में हेल्प मिलेगा फिनांस कमीशन को टू गिव इट्स वेरी एक्यूरेट डिवोल्यूशन। इट विल लीड टू अ एक्यूरेट डिवोल्यूशन स्ट्रेटेजी। तो इसीलिए तो इफेक्ट क्या बोला है, इफेक्टिव यूज डिपेंड्स ऑन स्टेट एंगेजमेंट। तो फिस्कल फेडरलिज्म में ये मदद करेगा अगर स्टेट उसको इफेक्टिवली यूज़ करता है। उसके बाद हेल्प्स इन फेयर रिप्रेजेंटेशन, रिसोर्स एलोकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही फिनांस कमीशन के द्वारा किया जाएगा। कि मान लो महाराष्ट्र जैसा स्टेट जिसके पास ऑलरेडी बहुत सा पैसा है, गुजरात विच इज़ डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ फिनांसेस, उनको ज़्यादा मिलता है, और स्टेट्स लाइक बिहार, असम, त्रिपुरा, उन सब स्टेट को अगर कम मिले बिकॉज ऑफ मतलब डेटा अगर रिलायबल नहीं है तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। बट अगर डेटा रिलायबल है और सबको पता है कि द स्टेट को भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि महाराष्ट्र अगर बोलता है कि बिहार को क्यों ज़्यादा पैसा दिया, बिकॉज डेटा विल बी इन फ्रंट ऑफ एवरी स्टेट कि भाई देख लीजिए क्यों आपको कम दिया गया है एक पर्टिकुलर डायमेंशन में और क्यों आपको उन बिहार को ज़्यादा दिया गया है उस पर्टिकुलर डायमेंशन में। फिनांस कमीशन ऑल्सो टॉक अबाउट द इनकम गैप। तो जिस स्टेट का सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा है, जिस स्टेट का बहुत कम पैसा है, तो उन दोनों के बीच जो गैप है उसको कहा जाता है इनकम गैप। देन ओवर सेंट्रलाइजेशन मे कॉज रीजनल डिस्कॉन्टेंट। तो अगर सेंटर फिस्कल फेडरलिज्म ना करके अगर उसको सेंट्रलाइज कर दे तो सेंटर अपने मर्जी से अगर डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो दैट विल क्रिएट अ क्योस, उस ज़्यादा इट विल बिकम अ पैरोकियल। ओवर सेंट्रलाइजेशन में कॉज रीजनल डिस्कॉन्टेंट। तो अगर सेंटर अपना मनमानी करे, फेडरलिज्म को वो कम्प्लीमेंट ना करे, तो स्टेट भी बहुत एग्रेसिवली रीजनलिज्म प्रैक्टिस करेगा। पर अगर अगर सेंटर हर एक स्टेट के साथ अगर जस्टिस करे इन टर्म्स ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, देन इट विल बी अ कंट्रोल ओवर द रीजनलिज्म एज वेल। ऑलराइट, आई होप दिस डेटा एंड फेडरलिज्म इज क्लियर। मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग रेगुलरली CNA तो देख रहे हो, इट्स वेरी गुड, बट आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप भी अपना न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डेवलप करो। ऑलराइट, सो एज अ टीचर दिस इज माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि CNA एवरी डे यू सी, बिकॉज CNA से आपको क्या मिलेगा,
बिकॉज मैं आपको बोलूँगा कि क्या क्या न्यूज़ कैसे पढ़ना चाहिए, ये समझने के बाद गो एंड रीड द न्यूज़ आर्टिकल। मैं बोल देता हूँ कि वो न्यूज़ कहाँ से लिया है, जैसे कि ये वाला डेटा एंड फेडरलिज्म वाला न्यूज़ भी द हिंदू में एडिटोरियल से लिया गया है, एक एडिटोरियल एनालिसिस है। ये हैबिट आप लोग डेवलप करो, देखिएगा आपका जो एग्ज़ाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर निकलेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज़ देर आर सम प्रैक्टिस MCQs। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फिजिकल फेडरलिज्म, द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर एंड द थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट डिफॉरेस्टेशन। अच्छे से समझ के आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ऑलराइट, एंड इफ़ यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन, आपको अगर स्टडी मटेरियल में CSAP से हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अबाउट ऑफ आवर स्टडी मटेरियल, जिसको हमने नाम दिया है स्मार्ट बुक्स। टोटल देयर आर 17 बुक्स, 10 फॉर प्रीलिम्स एंड 7 फॉर मेंस। इट इज़ वेरी वेल हैंडक्राफ्टेड एंड वेरी वेल रिसर्च्ड बुक्स। आप अगर ये एज ए स्टडी मटेरियल यूज़ करते हो देन दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ऑल्सो आपको अगर कुछ रिसोर्सेज चाहिए हमारे CSAP से, देन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर CSAP ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। थैंक यू सो मच। वी विल बी doing another discussion on the next day. Thank you so much and best of luck.